हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 1 संकल्प सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 7 टेस्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है 8वें टेस्ट की। क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 संकेतकों के माध्यम से प्रत्येक पर और व्यक्ति के अभाव की रूपरेखा तैयार करता है। दूसरा है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया गया। तीसरा है, शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी में सूचकांक में सबसे तेज कमी आई है। तो इन कथन में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन जो सी दे रखा है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभय कुमार। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनवरी 2023 में किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका झारखंड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सर्वे में 24 जिलों और 11,000 घरों को सर्वे किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में प्रवासियों और प्रवास पैटर्न का एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्षा निर्यात और विनिर्माण उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर निम्नलिखित कथनों में संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता देना शामिल है। दूसरा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण स्वचालित मार्ग के तहत 14% निवेश की अनुमति देता है। तीसरा कथन दे रखा है, स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जानी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने नगर पालिका बॉन्ड से संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सेबी ने, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की है। जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपा जाएगा? तो ये है आपके 1000, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाइंड स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह प्रसार भारती के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। दूसरा है, इसका उद्देश्य सुदूरवर्ती रणनीतिक क्षेत्रों में प्रसारण को व्यापक और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों ही कथन सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस शहर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया आपके बनारस में, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया आपके मुंबई में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? ये शुरू किया गया आपके नई दिल्ली में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नई दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने सराय काले खां में स्थित बासेरा पार्क में दिल्ली नगर निगम के 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन को शुरू किया है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये सबको पता है, टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, सीधे इसका अमृत उद्यान आंसर है, या अमृत गार्डन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिन के मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है आपका पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये किया गया था 26 से 31 जनवरी 2023 के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया है? ये किया आपने जापान के साथ, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी भी गला पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार को योजना ने विश्व आवास पुरस्कार में
कहाँ से पदक जीता है? जल जीवन हरियाली मिशन, जगह मिशन, रायथू बंधु मिशन और जगन्नाथ अन्ना वोडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो बी है आपका, वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी टेस्ट में डिस्कस किया है, ठीक है। उड़ीसा सरकार के झुग्गी सुधार और भूमि शीर्षक कार्यक्रम मिशन ने विश्व आवास पुरस्कार 2023 में कांस्य पदक को जीता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह में बैठक का मेजबान करने जा रहा है? तो हैदराबाद, गांधीनगर, बैंगलोर या चेन्नई, इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन सी यानी कि बैंगलोर। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए टीके की मंजूरी दी है? ये दी है USA ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खियों के लिए दुनिया के सबसे पहले टीके को इसने मंजूरी दी है। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने US बायोटेक कंपनी और डालन द्वारा विकसित वैक्सीन के लिए सशर्त लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है इनकोवैक, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है कि तनिम्बर द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो ऑप्शन सी इंडोनेशिया का हिस्सा है। यहाँ पर भूकंप आया था 7.6 रिएक्टर का, याद रखिएगा, इसीलिए हाल ही में चर्चा में है। इसके अलावा इंडोनेशिया आपके रिंग ऑफ फायर में भी आता है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा गया है आपके हिमाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि 2025 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य इसने रखा है। प्रश्न है, स्टार्ट मी अप निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा एक अंतरिक्ष मिशन है? ए ब्रिटेन, बी यूक्रेन, सी भारत और डी थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए ब्रिटेन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन दे रखा है, भारत ने 2 पट्टे के उद्देश्य से किस देश में लिथियम खानों की पहचान की है? ब्राज़ील, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना और कनाडा। तो ये पहचान की है अर्जेंटीना में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। भारत ने संभावित अधिग्रहण और दीर्घकालिक पट्टे के लिए अर्जेंटीना में 2 लिथियम पट्टे के लिए अर्जेंटीना में 2 लिथियम खानों और 1 तांबे की खान की पहचान की है। खादानों का वाणिज्यिक मूल्यांकन भी शुरू हो चुका है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास का शुभारंभ किया है, आयोजन किया है? तो ये किया है BSF ने, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। BSF ने ये गणतंत्र दिवस के मौके पर गुजरात के कच्छ जिले में और कच्छ जिले से लेकर राजस्थान के बाड़मेर तक भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट को शुरू किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, कश्मीर की घाटी के एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का क्या नाम है जिनका निधन हाल ही में हुआ है? तो उनका नाम है रहमान राही, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन डी शशि थरूर, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत की महिला शांति रक्षकों की सबसे बड़ी एकल इकाई किस देश में तैनात की जाएगी? लाइबेरिया, लीबिया, कोसोवा या सूडान। तो ये आपकी जो इकाई है वो तैनात की जाएगी डी सूडान में, ठीक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बलों में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में सूडान और दक्षिणी सूडान की सीमा पर अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैयार की है। यह संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशिया में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? भारत, दक्षिण कोरिया, चीन और जापान। इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी चीन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गोवा में मोपा हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया ऑप्शन बी मनोहर पारेकर के नाम पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन है आपके BV नागरत्ना, बी ऑप्शन है डॉक्टर S जयशंकर, सी ऑप्शन है CJI DY चंद्रचूड़ और डी है आपका शशि थरूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी DY चंद्रचूड़। इनको इसके नेतृत्व पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। ये कानूनी पेशे से हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड और फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम था? तो इसका नाम था आपका आदित्य
ठीक है, इसका नाम आदित्य L1 है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य हैं, यह किसका कथन है? एच केल्डन, एस पिगट, एम व्हीलर और वीजी चाइल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका एच गिल्डन, यानी कि ए ऑप्शन आपका जो होगा वो सही होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो पूजा जो नहीं होती थी वो था ऑप्शन डी विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। विष्णु वैदिक कालीन देवता के रूप में जाने गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त में के संबंध में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका शासनकाल 335 से 380 के बीच था। यह अशोक के समान शांति और अनाक्रमण का पालन करते थे। हरिशण इनका दरबारी कवि था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 33 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये नहीं कौन सा कथन गलत है यानी कि सही नहीं है बताना है। पहला है, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों ने किया था। किसानों के लिए अहिंसा का पालन करना मुश्किल था। सी ऑप्शन है, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार हुआ। डी ऑप्शन है आपका, जैन धर्म की शिक्षाएं कुशीनगर में लिखी गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है 34 का वो है आपका ऑप्शन डी। यही ऑप्शन आपका सही नहीं है क्योंकि कुशीनगर में नहीं लिखी गई है बल्कि गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई हैं। इसके बाद 35वां नंबर का क्वेश्चन है, राम राजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये सदाशिव राय का संरक्षक था। इसने बीजापुर के शासक को हाथी की आपूर्ति बंद कर दी थी। इसने गोलकुंडा और अहमदनगर के शासकों को पराजित किया। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का वो होगा ऑप्शन बी। इसने बीजापुर के शासक को हाथी की नहीं बल्कि घोड़े की जो आपूर्ति थी उसको बंद किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मोहम्मद तुगलक का पुत्र था। इसका शासनकाल 1315 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक था। फिरोज ने अमीरों को लगान का अनुदान दिया था। वह सरदारों के साथ व्यवहार करने में उदार था। कौन सा कथन आपका गलत है? ठीक है, इसमें से क्या सही क्या गलत है ये बताना है। तो देखिए 36 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 2, 3 और 4 ये सही है। पहले में दे रखा है कि ये उनका पुत्र था, जबकि पुत्र ना होकर उनका कज़न मतलब उनका चचेरा भाई था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमिलित करना बताया, पुस्तक और उसके रचनाकार दे रखे हैं। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी गलत दे रखा है क्योंकि सुश्रुत संहिता के जो रचनाकार थे वो सुश्रुत थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन रखा है, इसके अनुसार संसार नित्य व अस्थायी है। दूसरा है, संसार अनात्म है। तीसरा है, माध्यम मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है, लेकिन पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? कि बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार अनात्म है क्योंकि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। ये क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन में अंतर्निहित तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर सिंह सभा का आंदोलन का गठन किया गया था? अमृतसर, लखनऊ और लाहौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1 और 3 होगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। घटना और उनसे संबंधित वर्ष दे रखे हैं। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ, कांग्रेस लीग का समझौता, सांप्रदायिक अवार्ड, मुक्ति दिवस और उनके सामने उनके वर्ष दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 40 का वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, पृथक निर्वाचन आपका 1909 में हुआ था। कांग्रेस लीग समझौता आपका 1916 में हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में हुआ था और मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो 1916 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटन, यानी कि मिंटो के टाइम पे ये स्थापना हुई थी। ठीक है,
और ये मिंटो द्वितीय थे, याद रखिएगा। जो मिंटो द्वितीय के टाइम पे 1906 में इनकी स्थापना हुई थी और इसका जो श्रेय है वो आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम बताइए। अगस्त प्रस्ताव, INA मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स। ठीक है, तो इसका सही क्रम बताना, तो इसका सही क्रम जो होगा वो ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन जो 42 का है वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, देन INA मुकदमा और फिर आया था आपका रॉयल इंडिया नेवल रेटिंग्स का विद्रोह। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा अखिल भारतीय नेशनल कांफ्रेंस का सम्मेलन बुलाया गया था। ए 1881, बी 1882, सी 1883 और डी है आपका 1885। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, 1883 में इसको बुलाया गया था। और 19वीं सदी में राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो रही थी, जिसके बाद अखिल भारतीय संगठन बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, क्रिप्स मिशन सुमिलित करना है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना और बेवेल योजना को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था, देन बेवेल योजना आई थी, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और स्वतंत्रता से ठीक पहले माउंटबेटन योजना भी आई थी। इसके बाद 45वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो 1857 का विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कानपुर पर अधिकार किया। अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार का सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया। दिल्ली के पतन के बाद विद्रोह का केंद्र बिंदु नष्ट हो गया। डी ऑप्शन है। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से पुनर्स्थापित हो चुकी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 45 का ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद सबसे पहले कानपुर पर नहीं बल्कि दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 46वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी दो सूचियां दे रखी हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूरत विभाजन कब हुआ था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब लिया गया था, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, पूर्ण स्वराज का संकल्प कब आया था। तो इससे संबंधित जो ईयर है वो बताने। तो देखिए सही आंसर जो होगा 46 का वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है कौन सा है या नहीं। आदिवासी विद्रोह और उनका स्थान दे रखा है, तो इसका जो सही आंसर होगा 47 का वो होगा ऑप्शन ए। भील विद्रोह जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, बाकी सुमेलित नहीं है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल को 1929 को बम फेंका था। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस घटना है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ये काम किया गया था। तो ये आपके अकॉर्डिंग ये जो आपका आंसर है ऑप्शन डी 1 और 4 ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1886, 1889, 1892 और डी ऑप्शन आपका दे रखा 1896। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 49 का वो होगा आपका ऑप्शन बी। 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50वां क्वेश्चन आ गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के गठन से संबंधित नहीं था। ए जो 4 नाम दे रखे हैं, पहला है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है हकीम अजमल खां, तीसरा हसरत मोहानी और चौथा है बदरुद्दीन तैयब जी। तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना और बदरुद्दीन तैयब जी दोनों ही से संबंधित नहीं थे, यानी कि आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। बी ऑप्शन है, लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की थी। सी ऑप्शन है, इस पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया जाता था। डी है, इस पार्टी की विचारधारा धार्मिकता से प्रभावित नहीं थी। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन ए आपका गलत होगा, क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना 1915 में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी स्थापना 1913 में अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों ने की थी।
अगला प्रश्न है 52वां क्वेश्चन है, यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। निम्न में से किस देश की कंपनी शामिल नहीं हुई थी? तो ये शामिल नहीं हुई थी आपकी ऑप्शन ए स्पेन की कंपनी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक अकबर के समकालीन था? तो ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो अकबर के समकालीन थे, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? मार्तंड वर्मा ओरैया, सवाई जयसिंह आमेर, दोस्तली कर्नाटक, सूरजमल जाटराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 54 का, वो आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट है, यही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मार्तंड वर्मा का संबंध त्रावणकोर राज्य से है। इस राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अग्रणी राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में सफलता मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 55वां क्वेश्चन है, 1572 में जब अकबर गुजरात अभियान में गया तो उसने आगरा की जिम्मेदारी किस राजपूत शासक को दी थी? ऑप्शन है आपके ए भगवान दास, बी भारमल, सी बीरबल और डी है आपका मान सिंह। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, भारमल को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है, शिवाजी के राजतिलक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है पहला कथन दे रखा है, शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ के विधिवत राजमुकुट धारण किया। राजतिलक का संस्कार पुरोहित गंगा भट्ट ने कराया था। राजतिलक समारोह में पुरोहित द्वारा शिवाजी को उच्च वर्गीय ब्राह्मण शासक घोषित किया गया। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, बाकी दोनों गलत है, तीसरा और चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुरु नानक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी, इन्होंने बचपन बढ़ई के कार्य से जुड़े हुए थे, इनका जन्म खत्री परिवार में हुआ था और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका गलत है, क्योंकि इनका जन्म ये बचपन से बढ़ई के कार्य में नहीं जुड़े हुए थे। इनके पिता एक लेखा शास्त्र के कार्य से जुड़े हुए थे, लेखा कार्य से जुड़े हुए थे, तो इनका बचपन भी इन्हीं कार्य से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मोक्ष ध्यान और शारीरिक ध्यान साधना से मिलता है। दूसरा है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का निग्रह योग मार्ग का मूल आधार है। तीसरा है, इसमें सांसारिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का जो सही ऑप्शन आप अगर देखते हैं तो ये जो पहला और दूसरा है ये सही है, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा पहला और दूसरा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौराष्ट्र के किस शासक ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया किंतु वैवाहिक संबंध के कारण उनका नाश नहीं कर पाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, शख्स शासक रुद्रदामन। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संगम तमिल कवियों का सम्मेलन था। दूसरा है, यह राजा के आश्रय में आयोजित होता था। तीसरा है, मुजरे में से इनमें से कौन सा स्थान सही है ये बताना है। 2 कथन इसमें दे रखे हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60 का वो होगा आपका ऑप्शन डी, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, यानी कि दोनों ही कथन आपके सही दे रखे हैं। देखिए संगम साहित्य के संबंध में दोनों ही कथन सही है। ऐतिहासिक काल के आरंभ में तमिल लोगों से संबंधित जानकारी का स्रोत संगम साहित्य है। संगम तमिल कवियों का संघ या सम्मेलन हुआ करता था। संगम का आयोजन राजा या किसी सामंत के आश्रय में किया जाता था। पांड्य शासकों ने इन संघों का संरक्षक माना जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। अगला प्रश्न 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा भोज वैष्णव धर्म के संरक्षक थे। राजा भोज के सिक्कों पर वराह के चित्र मिलते थे। राजा भोज ने परम वराह की उपाधि धारण की थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, राजा भोज ने परम वराह की उपाधि धारण की थी। ये कथन गलत है। ठीक है, ये जो थे राजा भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, परम वराह की उपाधि धारण नहीं की थी, याद रखिएगा। और ये विष्णु भक्त थे और उनके सिक्कों पर आदि विराह शब्द का अंकन मिलता था।
अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो वो आधार जो होता है 62 का, वो होता है आपका प्रथम प्रमुख यामोत्तर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में विभिन्न देश एवं खनिज संसाधनों के संबंध में दी गई सूची 1 और 2 को मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको मिलाना है ब्राज़ील, बोलिविया, चिली, वेनेजुएला। तो आपका 63 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ब्राज़ील का संबंध है लॉयस से, बोलिविया टीन, चिली आपका तांबा होगा, वेनेजुएला खनिज तेल। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। दूसरा है, किम्बरले बोत्सवाना का लौह भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो 64 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बी आपका करेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर के पूर्व से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात से प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, माही नदी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये उदयपुर राजस्थान के पूर्व से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की जो लंबाई है वो 533 किलोमीटर तक दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। इसका कुल जल अपवहन क्षेत्र जो है वो 34,842 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न दे रखा है, 66वां क्वेश्चन पे आ गए हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एवं श्रीलंका पाक संधि द्वारा अलग होता है। भारत बांग्लादेश के मध्य मन्नार की खाड़ी स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए, दूसरा और तीसरा दोनों ही कथन गलत है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, पश्चिम तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मालाबार तट कर्नाटक से केरल तक के मध्य, कोंकण तट गोवा से गुजरात के मध्य, कन्नड़ तट महाराष्ट्र से गोवा के मध्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मालाबार तट कर्नाटक से केरल के मध्य नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए सुमेलित नहीं पूछा था, तो मालाबार जो है वो कर्नाटक से केरल के मध्य, ये सही है। बाकी कोंकण तट गोवा से गुजरात के बीच में, ये गलत है। और कन्नड़ तट महाराष्ट्र से गोवा है, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका जो 2 और 3 है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दी गई भौगोलिक दशाओं में किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त जो दशाएं हैं वो बताई गई हैं? गर्म और आर्द्र जलवायु, दूसरा है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तीसरा है चीका युक्त दोमट मिट्टी, चौथा है वर्धन काल में तापक्रम 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक। तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा, ये जो दशाएं हैं वो होती है आपकी चावल के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 69 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी सूची दे रखी है, उनका मिलान करना है। एक तरफ नदी और उनसे संबंधित बांध दे रखे हैं। तो देखिए, नील नदी का संबंध किससे है? इसका जो सही आंसर होगा, देखिए नील नदी का संबंध है आपके आसवान बांध से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जॉम्बेजी का संबंध है आपके कैंजी बांध से, नाइजर का संबंध है आपके करीबा बांध से और नील नदी का संबंध है सोनार बांध से। ठीक है, तो 70 का जो सही आंसर होगा, 69 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। नील नदी का संबंध आसवान से है, जॉम्बेजी का संबंध है करीबा बांध से। दोबारा इसको देखते हैं। देखिए, नील नदी का संबंध आसवान से है। ठीक है, आसवान से है। दूसरा आपका जॉम्बेजी का जो संबंध है वो करीबा बांध से है। नाइजर का संबंध कैंजी बांध से है और नीली नील का संबंध है आपके सिनार बांध से, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक है इसकी जो मैंने खुद बनाई है। ठीक है, नील नदी आसमान, नीला आसमान होता है तो आप उसे याद कर सकते हैं, आसमान बांध। जॉम्बेजी नदी, देखिए जब लोगों की जॉब लग जाती है ना, आप लोग भी जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो दूर दराज के लोग भी आपके पास आएंगे अपना काम निकलवाने के लिए। तो याद रखिएगा, जब आपकी जॉब होगी तो दुनिया भर के सारे लोग आपके करीब आ जाएंगे। नाइजर नदी कैंजी से, नाइजर, आप नाइजर से एक वर्ड निकाल लीजिए, नाई। नाई के पास क्या होती है? कैंची होती है। तो कैंजी और नाइजर, इन दोनों का आप संबंध बैठा सकते हैं कोरिलेट करके। और नीली नील का संबंध सिनार बांध से, याद रखिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं।
70वां क्वेश्चन है, लैटराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए, ये मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। बी है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। सी है, इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। और डी है आपका लाल लैटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयोगी है। तो 70 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, यानी कि बी कथन जो है वो गलत है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक नहीं पाई जाती बल्कि कम मात्रा में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटन करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानसून के निवर्तन के संदर्भ में कार्तिक मास की ऊष्मा का तात्पर्य क्या है? तो इसका क्या तात्पर्य वो बताना है। तो ए है आपका उच्च तापमान और आर्द्रता, बी है निम्न तापमान और शुष्कता, सी है उच्च तापमान और शुष्कता और डी है आपका वर्षा की कमी और उच्च तापमान। तो 71 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, उच्च तापमान और आर्द्रता। 72वां क्वेश्चन है, संसार में वर्षा वितरण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे कमी होती है। दूसरा, स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। तीसरा, विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत कम वर्षा होती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा सॉरी, इसका जो आंसर है इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए 72 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि तीसरा जो कथन है वो गलत है, बाकी दोनों सही हैं। इसके बाद नीचे दिए गए घास स्थलों पर बताना है, सवाना, वेल्ड, कंपास और लानोस में से कौन सा उष्ण है ये बताना है। तो देखिए पहला सवाना, कंपोस और लानोस ये तीनों ही उष्ण है। वेल्ड जो है वो उष्ण नहीं बल्कि शीत है, शीत घास मरुस्थल है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका 73 का वो करेक्ट हो जाएगा। 74 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जर्मनी का बॉन नगर राइन नदी पर अवस्थित है। ड्रेसडन जो प्राचीन एवं महत्वपूर्ण नगर है वह डेन्यूब नदी पर अवस्थित है। जर्मनी का म्यूनिक कला और सांस्कृतिक केंद्र है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। पहला और तीसरा जो कथन है वो आपका एकदम सही दे रखा है। ठीक है, राइन नदी के तट पर स्थित बॉन शहर एक समय जर्मनी की राजधानी हुआ करता था। जर्मनी को म्यूनिक शहर बवेरिया के उच्चवर्ती क्षेत्र में स्थित है। यह कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। इसके बाद है, गंगा नदी की सहायक नदियों के मिलने के क्रम के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो होगा वो सही होगा। तो देखिए इसका जो क्रम है वो है आपका महानंदा, कोसी, गंडक और घाघरा नदी, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर जाते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। सूचियाँ दो दे रखी है, एक तरफ दर्रे हैं और दूसरी तरफ पर्वत श्रेणी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभ्रक उत्पादन क्षेत्रों और उनके राज्यों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? अभ्रक उत्पादन और राज्य है ब्यावर राजस्थान, नेल्लोर तमिलनाडु, हजारीबाग झारखंड। इसमें से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सुमेलित है, यानी कि ब्यावर राजस्थान और हजारीबाग झारखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो आगा आपका ऑप्शन सी जो है, यानी कि महाराष्ट्र जो है वो नहीं जुड़ा है। ठीक है, इसके अलावा गैस पाइपलाइन जो है वो गुजरात के हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलाती है या मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर इनकी शाखाएं जो हैं वो राजस्थान कोटा राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला और अन्य स्थानों पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है ये बताना है। तो देखिए पहला है फरात नदी, पो नदी, इरावती नदी, राइन नदी और मेकॉन्ग नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, फरात नदी, इरावती नदी और मेकॉन्ग नदी ये तीनों ही आपकी एशिया की नदी हैं, जबकि पो नदी और राइन नदी यूरोप की नदियाँ हैं।
80वां क्वेश्चन है, आर्द्र और या पर्णपाती वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? हिमालय के गिरिपद प्रदेशों में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में, पूर्वोत्तर राज्य में और पश्चिम महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों में और पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 81वां क्वेश्चन है, कश्मीर हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, श्रीनगर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ये गलत है क्योंकि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। इस क्षेत्र के उत्तर में अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं। डल झील श्रीनगर में अवस्थित है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 81 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, यानी कि तीसरा कथन सही है, बाकी दोनों कथन जो है वो आपके गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही संसद के अंग हैं, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, क्यों, कैसे किया जा सकता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ये चारों ही कथन सही हैं जिनके आधार पर उसको नियुक्त किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? जैसे जो कम से कम 7 साल तक अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो। बी ऑप्शन है, जो केंद्रीय सरकार की न्यायिक सेवा में अधिकारी के रूप में काम कर चुका हो। सी है, जो राज्य सरकार की न्यायिक सेवा में अधिकारी के रूप में काम कर चुका हो। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 84वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। दूसरा है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 85वां क्वेश्चन है, अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकता। इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 85 का वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पहला कथन जो है वो गलत दे रखा है। अमेरिका के संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा विधायिका को किसी भी ऐसे कानून के बनाने से रोक दी गई है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेता हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकता हो। इसका अर्थ यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी भी अपराध का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो ये करता है आपका न्यायालय, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत किया था। दूसरा है, भारत में संविधान सभा का गठन निम्नलिखित दिसंबर 1946 में किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का वो होगा ऑप्शन डी। ये दोनों ही कथन गलत हैं, ठीक है, सॉरी दोनों ही कथन सही है, इसलिए कोई भी एक जो होगा वो आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज और नगर पालिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, नगर पालिका और पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। ये 7 नंबर वाले टेस्ट और उससे पहले के टेस्टों में भी कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है नागरिकों को सुरक्षा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना, कार्य इकट्ठा करना और सेना, पुलिस व न्यायालय का सांगठनिक विकास करना। तो 90 नंबर के क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, यानी कि सारे ही इसकी जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद सूची दे रखी है और उनका मिलान करना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान का हस्तलेखन। तो देखिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को।
डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में और हस्तलेखन किया था प्रेम बिहारी नारायण ने। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 92 का, वो होगा ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। ठीक है, कैसे सही है? देखिए, 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषित किया गया है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद कानून बनता है, याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, पानी के 4 डिग्री से सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो शरीर क्या करेगा? तो शरीर डूब जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी पर तैरता है क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर के घनत्व से कम हो जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि शरीर डूब जाएगा। इसके बाद इसमें भी मिलान करना है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित हैं। सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो देखिए, इसका जो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही, जो डी ऑप्शन है वो सही होगा क्योंकि दोनों ही गलत दे रखे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के 25 सदस्यों को गठित किया जाता है। समिति के लिए सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की जांच करती है। तो कौन सा सही है, ये बताना है। तो 96 का जो ऑप्शन बी है, ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। ये सही है, पहला गलत है क्योंकि इसमें 15 सदस्य, जो इसके जो सदस्य होते हैं वो 25 में से 15 जो होते हैं आपके लोकसभा के होते हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन है। वित्त आयोग के अधिकार एवं कार्यों में कौन सा शामिल है? आयोग को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रश्न पर कोई सूचना प्राप्त कर सकता है जिसे वह उपयोगी समझे प्राप्त करेगा। आयोग राष्ट्रपति को कर द्वारा आय का बंटवारा या वितरण से संबंधित विषयों को पर अपनी संस्तुति दे सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। दोनों ही कथन सही है, याद है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ितों से सहानुभूति रख सकता है। वह गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है। इसके द्वारा किसी भी दस्तावेज या प्रमाण की मांग किसी पक्ष से नहीं की जा सकती। इसे घटनास्थल पर जाकर जांच करने या टीम भेजकर जांच करवाने का अधिकार नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है ये पूछा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 98 नंबर का क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें मिलान करने को दिया गया है। सूचियाँ दे रखी हैं 2, केंद्र सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है, ये बताना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा 99 का वो होगा ऑप्शन ए। केंद्र सूची में बंदरगाह आ जाते हैं। राज्य सूची में जो आपका आएगा वो जेल खाना को रखा जाता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत सामानों की मिलावट और अवशिष्ट जो सूची है वो साइबर कानून, ठीक है, कानून जो होते हैं वो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 100वां क्वेश्चन है। भारतीय जनसंघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। जनसंघ ने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। इस संगठन ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। चौथा है, जनसंघ ने भारत में आणविक हथियारों के निर्माण का समर्थन किया था। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, यानी कि सारे ही कथन सही है जनसंघ के बारे में। इसके बाद 101 नंबर का क्वेश्चन है। क्षय रोग के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है।
पहला रॉबर्ट का परीक्षण, विडाल का परीक्षण, कानू का परीक्षण, मेंटाक्स का परीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, मेंटाक्स का परीक्षण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 102वां क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में पहले उच्च न्यायालय जाने का अधिकार था, बाद में सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार भी दे दिया गया है। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 102 का वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जो आपका ऑप्शन ए है यानी कि केवल एक ये सही है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो कौन से शब्द जो क्रम से दे रखे हैं, जैसे हम भारत के लोग, हमारी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है 104वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्माकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती, उपयुक्त में कथनों में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है। तो मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती ये दोनों ही विद्युत चालक का उदाहरण है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 105वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन, लवण जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 106वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गन्ने के रस को किण्वित करने से सिरका बनता है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, सिरका एक परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 106 का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए है, वो करेक्ट है आपका। ठीक है, सिरके में बेंजोइक अम्ल नहीं होता बल्कि इसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 107वां क्वेश्चन है, फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और इस अल्टीमीटर दे रखा है, इसका संबंध किससे है, उसके लिए मिलान करना है। तो 107 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। फेदोमीटर आपका समुद्र की गहराई से, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब से, हाइग्रोमीटर का जो संबंध है वो आर्द्रता से है और अल्टीमीटर का संबंध है ऊंचाई से। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 108वां क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। संस्थान दे रखे हैं, उनसे संबंधित उनके स्थान हैं। तो 108 का जो सही आंसर है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, बी ऑप्शन जो है वो श्रीनगर में नहीं है बल्कि लखनऊ में, यानी कि यही गलत है आपका। 109वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरों में प्रणोदित वायु तापन निकाय, मानव परिसंचरण तंत्र तथा स्वचालित वाहनों के इंजनों के शीतलन निकाय प्रणोदित संवहन निकायों के उदाहरण है। व्यापारिक पवनें प्राकृतिक संवहन का उदाहरण नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका जो पहला कथन है 109 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट है। पहला जो कथन है वो सही है, दूसरा सही नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें भी सूची का मिलान करना है, साधारण नाम और रासायनिक नाम दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का वो होगा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ब्लीचिंग पाउडर का संबंध किससे है, कैल्शियम ऑक्सीलेट से। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर जो है वो सोडियम कार्बोनेट और प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट को। अगला प्रश्न देख रखा है 111वां क्वेश्चन है, कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। तो ये जो उपयुक्त तेल है वो है आपका, इसका जो ऑप्शन है सूरजमुखी का तेल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। और ये क्यों है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके ऑप्शन सी, यानी कि पारा और जस्ता को अम्लगम कहा जाता है। ठीक है जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अम्लगम कहते हैं। पारा चांदी के मिश्रण को दांत के छेद के अंदर भरा जाता है, याद। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखिए, जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन फ्यूचर आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी स्पेशली आप याद रखिएगा। 113वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपका मिलान करना है। एक तरफ सूची में एक सिरका की उपस्थिति में अम्ल
आपके यौगिक दे रखे हैं उसमें अम्ल कौन कौन से ये पूछे गए हैं। तो 113 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 114वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन में प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है कहाँ से आती है? तो ये आती है आपकी 114 में जल से। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 115वां क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं तो माध्यम में परिवर्तन के साथ निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन आ जाता है? वेग में, तरंग दैर्घ्य में, आवृत्ति में। तो 115 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो ध्वनि की आवृत्ति में अपरिवर्तित रहती है, जबकि ध्वनि तरंग में वेग और तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। सी जो है वो ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा आपका सही है। आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है और उसमें यही पूछा है कौन सी, अच्छा किसमें परिवर्तन नहीं आता है ये पूछा, तो आपका जो सी ऑप्शन बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सी में परिवर्तित नहीं आएगा, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 116वां क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है पर्णहरित प्रकार, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल, और डी है क्रोमियम लवण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। 117वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करती है? पहला, आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा होना, पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर से उठी दिखाई देना, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना। इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए तीनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपके ऑप्शन ए बैंटिंग ने किया था। ठीक है, सन 1923 में कनाडा के दो वैज्ञानिक थे, बैंटिंग और वेस्ट ने मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन को सक्रिय सत्व तैयार किया था, जिसके लिए बैंटिंग और मैक्लियोड को नोबेल पुरस्कार 1923 से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। 120 क्वेश्चन में भी आपकी सूची दे रखी है, अफीम, हींग, रबर, कुनैन, इसका स्रोत क्या है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 120 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 121वें क्वेश्चन में भी सूची दे रखी है, एक सूची और उससे संबंधित एंजाइम और हार्मोन्स को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 121 का वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 122वां क्वेश्चन, इसमें भी आपकी सूची दे रखी है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है, क्रमित फलों से पकाया जाना, बेकिंग सोडा, शीतल पेय, क्वार्टजाइट, ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 123वां क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है? केवलर, ग्लिप्टॉन और लेक्सॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा का प्रयोग जो होता है वो बुलेट प्रूफ के लिए बनाया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा नहीं माना जाता। दूसरा, व्यावसायिक बैंकों में लोगों के द्वारा जमा किए गए बचत खाते को और चालू खाते में भी मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए 124 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। 125वां क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? मेयोड कीन्स, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन और सैमुअल अल्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 125 का वो है आपका ऑप्शन ए, मेयोड कीन्स। 126वां क्वेश्चन है, मानव पूंजी का स्रोत हो सकता है शिक्षा में निवेश, निवारक दवा, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, कार्य के दौरान प्रशिक्षण। इसका जो सही आंसर होगा 126 का वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसके जो मानव शरीर के मानव पूंजी के स्रोत हो सकते हैं।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 127वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 128वां क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है। व्यक्ति और किससे संबंधित पुस्तकें दे रखी हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 128 का वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथन ए दे रखा है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का विऔद्योगिकरण हुआ था। आर दे रखा है, इंग्लैंड के उद्योगों के उत्पादन हेतु भारत कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता बन गया। तो 129 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर के द्वारा ए की सही व्याख्या भी की गई है। 130वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्रामीण निर्धन भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं। दूसरा है, शहरी निर्धन माइग्रेशन द्वारा विकसित होते हैं। कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से बताना है। तो ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 131वां क्वेश्चन है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि वह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, क्योंकि वह एक मुद्रा है, क्योंकि यह क्रय विक्रय का माध्यम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 131 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है 132वां प्रश्न है, व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सकल घरेलू उत्पाद, जनांकीय अनुपात, गरीबी का अनुपात और डी आपका निर्धनता रेखा से नीचे जन अनुपात। तो 132 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आपका, निर्धनता रेखा से नीचे जन अनुपात। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 133वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। दूसरा है, खुली अर्थव्यवस्था से भारत विश्व के अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। दोनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 134वां क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित बताना है। लोकटक राष्ट्रीय पार्क मणिपुर, नामदफा राष्ट्रीय पार्क मेघालय, फूलों की घाटी सिक्किम। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, केवल एक सुमेलित है, बाकी दोनों सुमेलित नहीं है। 135वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तापीय प्रदूषण का स्रोत है? परमाणु विद्युत संयंत्र, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, बायोगैस। तो इन तीनों में से जो संयंत्र है उसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। परमाणु विद्युत संयंत्र और कोयला आधारित विद्युत संयंत्र आपके तापीय प्रदूषण के स्रोत हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 136वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आर्द्र भूमि स्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरा है, विश्व में सूचीबद्ध आर्द्र भूमियों का सबसे बड़ा क्षेत्र कनाडा में है। तीसरा है, रामसर शहर इराक के मध्य भाग में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि केवल दूसरा सही है, बाकी दोनों गलत है। रामसर शहर ईरान में स्थित है। रामसर सूची के अनुसार सबसे ज़्यादा जो आर्द्र भूमि है वो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। 137वां क्वेश्चन है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो कवक और जीवाणु दोनों ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन इसका जो बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, 137 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? कोक, प्रोपेन, पेट्रोल और मोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, प्रोपेन जो है वो स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। ये तरलीकृत पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं इसे, जो गैस प्रसंस्करण और तेल शोधन का एक उत्पादक है। यह पेट्रोल व डीजल की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है। 1990 में स्वच्छ वायु अधिनियम के तहत इसे सूचीबद्ध स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना गया है। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 140वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाया जाता है? निकोटिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड और आपका है इसमें से कौन सा पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी जो है आपका सही है, यानी कि तीनों ही तंबाकू में पाए जाते हैं। 141वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में किस प्रकार
खाद्य श्रृंखला में किस प्रदूषण का दीर्घकालिक सांद्रण सिंड्रोम रोग जिसमें कोमा या तथा मृत्यु होती है के लिए उत्तरदायी है? पारा प्रदूषण, सीसा प्रदूषण, फ्लूऑराइड प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण। तो 141 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सीसा प्रदूषण। यकृत और वृक्क को प्रभावित करता है, हीमोग्लोबिन निर्माण में कमी लाता है, जिससे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में मौजूद है या किस जिले में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, मेरठ के मोदीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केरल, मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का, वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सही सुमेलित नहीं है? पक्षी विहार और स्थान दे रखा है, तो 144 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, नवाबगंज का संबंध इलाहाबाद से नहीं है बल्कि नवाबगंज उन्नाव जिले में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है, याद रखिएगा। 145 है, टी के ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया, आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। 145 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के आधार पर। 146वां क्वेश्चन है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। 146 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, ठीक है, 146 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ या लखनऊ विश्वविद्यालय। तो 147 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 148वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है? ऑप्शन है आपके ए व्यास को, बी वशिष्ठ को, सी वाल्मीकि को और डी भृगु को। तो 148 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, व्यास को ये समर्पित है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वापयन व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा को बहाते हैं। ठीक है, 149वां क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। 150वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है? पहला है, प्रमुख प्रजातियां किसी जीव समुदाय में प्रचुरता या जीवभार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों का पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं। दूसरा, पायोनियर जाति नग्न जमीन को आक्रामित करती है, इनकी वृद्धि दर तथा जीवन अवधि अधिक होती है। इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो सही है, यानी जो सेकंड कथन है वो गलत है। पायनियर जातियों की वृद्धि दर अधिक परंतु जीवन अवधि कम होती है। तो आज हमने 8वें टेस्ट को डिस्कस किया है वीडियो के माध्यम से। आपके 7 टेस्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। 14 मई की तैयारी ज़ोर शोर से चालू रखिए अपनी, पेपर नज़दीक है तो अपना ध्यान रखिएगा।